हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजू फॉर इंडिया। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की जो भर्ती 55-12 भर्ती लगभग जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत आई थी और स्टेनो के अंतर्गत 277 वैकेंसीज आई थी। इसकी जो पूरी जानकारी है आप हमारे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज ये जो है पहली क्लास ली जा रही है, तो सबसे पहली क्लास जो है इसके अंतर्गत हिंदी की क्लास होगी, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का लगभग 30 नंबर का पोर्शन जो है कवर किया जा रहा है। यहाँ से हम 30 में पूरा टारगेट रखेंगे कि 29 नंबर आना है। बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप इस पर कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर ले जाते हैं। जूनियर असिस्टेंट का जो हमने बैच लॉन्च किया था, इसकी जो रेट है वो 449 है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको PDF फाइल जो भी क्लास होंगी प्लस वीकली जो नोट्स हैं वीकली जो टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको समय समय पर जितनी भी रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है, उसकी क्लासेस जो हैं आपको यूट्यूब पे सारी मिल जाएंगी, लेकिन इसके जो PDF नोट्स हैं वो आपको पेड ग्रुप पर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी और जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आकर जान सकते हैं मैसेज के थ्रू, और टेलीग्राम चैनल पर भी उसको ज्वाइन करके वहाँ से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो पहली क्लास के अंतर्गत हम आ जाएंगे, तो पहली क्लास आज लेंगे ध्वनि और हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम, ठीक है। तो हिंदी के अंतर्गत जो है ये 30 टॉपिक हैं और ये 30 टॉपिक जो हैं आपके विद हैंड रिटन नोट्स के साथ कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाता है ध्वनि, हिंदी, वर्णमाला एवं वर्णक्रम। तो इसके अंतर्गत जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में से हम लेटर्स नाम से भी जानते हैं, ठीक। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अक्षर, ठीक है, अक्षर यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर क्या हो गया? मतलब अनास्वन, जहाँ से भाषा की शुरुआत होती है, ठीक है। वर्ण से बन गया हमारा शब्द, शब्द से बन गए वाक्य। इसी तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या माना जाता है? अक्षर माना जाता है। अनास्वन मतलब इसको और छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। अब परिभाषा के रूप में आए तो अक्षर का अर्थ हो गया अनास्वन, यानी कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, वे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। भाषा की क्या होती? सबसे छोटी इकाई होती है, और वर्णों के ही क्रमबद्ध समूह, मतलब कि क ख ग क्रम के अनुसार जो क्रमबद्ध समूह होता है, इसको क्या कहते हैं? इसी को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्ण को सबसे पहले हम देखेंगे स्वर और व्यंजन, मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। स्वर को क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये 4 हो गए और ये भी हमारे 7 हो गए। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन, अगर स्वर पूरे स्वरों की बात करें तो 11 होते हैं। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन हमारे 27 होते हैं, ठीक है। का से पा वर्ग तक के जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें जो कि श श श ह होते हैं, ठीक है। आगत स्वर ज फ ह और संयुक्त स्वर छत्र ज्ञ होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ व्यंजन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 33 बताओगे, ठीक है। समग्रता, मात्रा के आधार पर जो है स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया। यहाँ पे हमने 2 भाग आपको दिखाए हैं, ठीक है। तीसरा भाग भी, क्योंकि आयोग ने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग किताबों में जो स्वरों को है, कहीं पर त्रिमात्रिक स्वर में बांटा गया है तो कहीं पर नहीं बांटा गया है। तो हम सारा ही कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आयोग जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है हम उस तरह से ही इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है। वर्णमाला में कुल जो है 52 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे स्वरों के बारे में पूरे विस्तृत रूप से। तो स्वर तथा स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम स्वर कहते हैं। ये याद रखिएगा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, ठीक है। परिभाषा कई जगह पे आ भी चुकी है। मात्रा के आधार पर इसको विभाजित किया गया है, मुख्य विवेक खुलने के आधार पर इसको विभाजित किया गया है, जीवा और जीभ के आधार पर इसको विभाजित किया गया है, होठों की आवृत्ति के आधार पर और अनुनासिकता के आधार पर भी इसको विभाजित किया गया। तो सबसे पहले जानेंगे कि मात्रा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है।
तो मात्रा के आधार पर जो है स्वर 3 भागों में बांटे गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयोग जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है या जो उसने माना है, हम उसके अकॉर्डिंग चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि किताबों में बहुत सारा दिया हुआ है, अपनी तरीके से पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अगर आयोग ने हमारे क्वेश्चन को स्वीकार नहीं किया तो हम एग्जाम से वहीं बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर की बात करें तो ये एक मात्रा स्वर कहे जाते हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ और री, ठीक है। इसके अलावा दीर्घ स्वर ये 2 मात्रा स्वर होते हैं, जैसे कि बड़ा आ, इसमें एक आ और दूसरा आ जो है मिले होते हैं, है ना, एक आ प्लस दूसरा आ मिला, तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर, यानी कि 2 मात्राएं हो गई इसके अंतर्गत, ठीक है। बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या हो गए, ये हमारे दीर्घ स्वर। प्लुप्त स्वर ये 3 मात्रा स्वर होता है, जैसे कि ओम, ठीक है। जब ओम बोलते हैं तो ओ को थोड़ा और खींचते हैं, यानी कि एक मात्रा को और हम लेते हैं, उसके बाद ओम बोलते हैं, माँ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 मात्राएं हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई, 3 मात्राएं हो गई, तो ये क्या हो गया, हमारा त्रिमात्रिक स्वर हो गया। अब हम बात करेंगे मुख्य विवृत खुलने के आधार पर। तो मुख्य विवृत खुलने के आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। यानी कि विवृत मतलब कि पूरा खुला, मुख्य द्वार जो है पूरा खुला, जैसे कि आ, जब आप बोलोगे आ, ठीक है, तो मुख्य विवृत क्या है, पूरा खुल रहा है, तो ये क्या हो गए, विवृत हो गए, ठीक है। वहीं पर अर्धविवृत यानी कि हाफ ओपन, जिन वर्णों को बोलने में हमारा मुंह आधा खुले तो वो क्या हो जाएंगे, अर्धविवृत हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन कौन से हो जाते हैं, ये अ, ए, ओ, औ और औ, ठीक है। अर्धविवृत की बात यानी कि हाफ क्लोज, यानी कि आधा बंद हो मुख, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ई, ओ, और जहाँ पे पूरी तरह से क्लोज हो लेकिन ध्वनि सुनाई दे तो वो क्या हो गए, वो हो गए क्लोज, यानी कि संवृत, ई, उ, ठीक है। तो ये मुख्य विवृत खुलने के आधार पर 4 थे, ठीक है। जीभ के आधार पर अगर हम बात करें तो 3 हो जाएंगे, कौन कौन से, अग्रत स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर मतलब कि जीभ के आगे के भाग का प्रयोग करके जो शब्द निकाले जाते हैं, जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, जैसे कि ई, ए, ऐ, ठीक है। मध्य स्वर यानी कि मुख के, जीभ के मध्य भाग का सहारा लेकर जो वर्ण उच्चारित होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आ हो गया। और पश्च स्वर यानी कि जीभ के पीछे का भाग, जब पीछे के भाग की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं, जब आप उच्चारित करके देखोगे तो अब तब आपको ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो वो कौन कौन से हो गए, आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। होठों की स्थिति के आधार पर, मतलब होठ खुलता है या बंद होता है या होठ कैसे राउंड होता है, उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो अवृतमुखी यानी कि उच्चारण में होठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं होता, मतलब कि गोल नहीं होता, आपका होठ जो है वो जैसा है वैसा ही मतलब उच्चारित करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो कौन से हो जाते हैं, अवृतमुखी, जैसे कि आ, ई, ए, ऐ, ठीक है। व्रतमुखी में क्या हो गया, इसको व्रतमुखी क्यों कहा गया, क्योंकि जब आप इन वर्णों को उच्चारित करोगे तो आपके जो होठ हैं, ठीक है, वो राउंड शेप में हो जाएंगे, मतलब कि वो गोल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। जब आप उच्चारित करोगे तो ये चीज़ें आपको तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अनुनासिकता के आधार पर, तो अनुनासिकता की यानी कि इसको निरुनासिक की मौखिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुनासिक स्वर, तो निरुनासिक कौन से हो जाते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती, जैसे कि अ, ई, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, निरुनासिक यानी कि मौखिक स्वर। और अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, ठीक है, तो वो कौन से हो जाते हैं अनुनासिक, जैसे कि अ, ई, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की। तो व्यंजन तथा व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पहले हम जानेंगे व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो है वो व्यंजन कहलाते हैं। देखिए स्वर जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजनों को जो है अपने आप उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 मानी जाती है, ठीक है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, का से पा वर्ग तक जो है वो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं, य, र, ल, व, और ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है, श, श, ह। आगे जानते हैं इसके बारे में। तो उच्चारण के स्थान पर अगर हम देखें
तो स्पर्श व्यंजन जो है का वर्ग, जैसे कि क ख ग घ, ठीक है, इनको हम कंठस्थ व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये 5 होते हैं। च वर्ग, इस तरह से सब में ही 5 होंगे, लेकिन ये जानने की भी ज़रूरत है कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत भी का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सबको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो का वर्ग को हम कंठस्थ व्यंजन, चा वर्ग को हम तालव्य, टा वर्ग को हम मूर्धन्य, ता वर्ग को हम दंत्य, यानी कि दांतों के जो है स्पर्श से ये उच्चारित होते हैं, पा को होस्ट, ठीक है। तो जैसा जिसका नाम है उसमें वैसे ही हमारे जो मुंह का है वैसे ही अंगों का प्रयोग होता भी है। जैसे कंठ में कंठस्थ, ताल में तालु, ठीक है, मूर्धन में मुंह के ऊपर का भाग, दंत में दांतों का और होठ में, ठीक है, होठों के प्रयोग से बनता है, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें तो कंठस्थ व्यंजन के अंतर्गत छोटा आ और बड़ा आ को भी लिया जाता है, ठीक है। तालव्य में छोटी ई बड़ी ई भी होती है, ठीक है, ये तालु की सहायता से कहा जाता है। मूर्धन में हमें री से ऋषि यानी कि ऋषि भी आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो कंठ तालव्य वर्ण जो है वो स्वरों में हम बात कर रहे हैं तो ए आई भी होते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दिया ताकि आपको इस चीज़ों के लिए ढूंढने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो ए आई जो है ये क्या है, इनको कंठ तालव्य कहा जाता है क्योंकि ये कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। इसके अलावा कंठ और होठ इन दोनों की सहायता से ओ और ओ वर्णों को, ठीक है, उच्चारित किया जाता है। अब हम आ जाते हैं वर्त से, यानी कि दंत और मसूड़े की सहायता मतलब जो व्यंजन बोले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं स र ल, ठीक है। और दंतोष्ठी यानी कि दांत और होठ की सहायता से वो हो गया वा। मूर्धन्य यानी कि भीतर की छत का अगला भाग, ठीक है, तो मतलब मुंह के जो भीतर है उसकी छत का जो आगे का भाग होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसकी सहायता से शावर्ण, ठीक है। वहीं उत्क्षिप्त वर्ण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है उत्क्षिप्त वर्ण के बारे में, तो जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आए उसे क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त। ये 2 होते हैं ड़, ठीक है। लुंठित रा होता है और पार्श्विक स्वर कौन सा होता है, सॉरी व्यंजन कौन सा होता है, वो ला होता है। अब हम जान लेते हैं घोषत्व के आधार पर। अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जो भी मतलब आयोग ने इस चैप्टर के थ्रू जो भी आयोग ने अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके कुछ उदाहरण जो है चैप्टर के अंत में हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको किस तरह से क्वेश्चंस और पुट किए जाएं, एसटी में किस तरह से क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे, पीवाईक्यूज के डिटेल्स विद डिटेल के साथ जो क्वेश्चंस किए जाएंगे वो सारे ही आपको यहाँ करवाए जाएंगे, यानी कि यूपी ट्रिपल एस से संबंधित पूरी जानकारी, पूरी तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो घोषत्व के आधार पर देखा जाए तो घोष और अघोष कहते हैं, यानी कि परिभाषा याद रखिएगा, परिभाषा से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है, कंपन होता है। जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियाँ जो हैं वो कंपन होती है, मतलब उसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो कौन सा होता है, घोषत्व होता है, यानी घोष वर्ण होते हैं। य र ल व ह र ड़, ठीक है, मतलब जैसे कि टा वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है, उनका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा यार अलावा यानी कि अंतस्थ वर्ण हा और डा यानी कि द्विगुण जो व्यंजन है इनको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। अघोष वर्ण की बात करें तो इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि जितने भी वर्ग हैं उनका पहला और दूसरा वर्ग। इसके अलावा फ, श, 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 ठीक है, ऊष्म वर्ण जो है इनको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर। तो पहला हो गया अल्प प्राण। प्राण का अर्थ हो गया वायु, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु की मात्रा कम निकले, ठीक है, तो वो क्या कौन से हो जाते हैं, वो अल्प प्राण हो जाएंगे। उदाहरण जैसे कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। इसके अलावा यार अलावा, ठीक है, इन वर्णों को अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। महाप्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण है मुख से वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक निकले, ठीक है, जिनको उच्चारित करने में हमारी जो सांस है उसका प्रयोग अधिक हो, तो वो क्या हो गए, महाप्राण हो गए। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा। और इसके अलावा कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे, स, 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 ह, ठीक है।
बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, जिसको विभाजित करके तो नहीं दिखाया गया, लेकिन ये अलग से मैंने ये डाला है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग हो रहा हो तो वो कौन से हो जाते हैं, संयुक्त स्वर हो जाते हैं। जैसे कि संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, जैसे कि छ का और शा मिलके बन जाता है। ठीक है, ज्ञ जा और यहाँ मिलके बन जाता है, री ता और रा मिलके बन जाता है, और री श और र मिलके बन जाता है श। ठीक है, इन व्यंजनों को क्या व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। जो भी नोट करके लिखा हुआ है इसे इम्पॉर्टेंट समझिएगा क्योंकि ये पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा और इस चैप्टर को कम से कम 3 से 4 बार करिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, किस तरह से क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो यहाँ उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया, हाईकोर्ट ARO में पूछा जा चुका है, वीडियो री एग्जाम में पूछा जा चुका है, UPSI में पूछा जा चुका है, UP में भी पूछा जा चुका है, छत्तीसगढ़ PCS और कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो जिनका उच्चारण स्वर स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, कई बार मैंने इसको इसीलिए प्रेस करके बता रही हूँ, आपको क्यों परिभाषाएं याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आयोग वहीं से बता रहा है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप अटक जाओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। देखिए मैंने बोला ना कि ये जब आयोग पूछ रहा है तो हमें वो करना ही पड़ेगा, किताबों में अलग अलग जिस भी तरह से दिया गया हो। ठीक है, तो ये स्वरों का विभाजन था। ठीक है, ये किसका विभाजन था, स्वरों का। इनको 3 भागों में बांटा गया है और ये हम पढ़ भी चुके हैं। इनमें से संवृत स्वर कौन सा होता है, जैसे कि आपको बताया था कि मुंह खुलने के आधार पर, ठीक है, जिसमें पूरी तरह से क्लोज हो या पूरी तरह से बंद हो, ठीक है, या हाफ खुला हो या हाफ बंद हो, तो उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि इसमें मुंह जो है मुख पूरी तरह से बंद होता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। तो मैंने आपको बोला था कि जो स्पर्श व्यंजन है उसके अंतर्गत जो अलग अलग वर्ड है उसमें भी किस नाम से किसको जाना जाता है वो भी हमें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ड ढ होते हैं। ठीक है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत मुखी है, अवृत मतलब जिसमें व्रत ना बने। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, ई हो गया। श का उच्चारण स्थान इनमें से, ठीक है, कौन सा होगा, तो श का बताया भी था, तालु से श का जो है उच्चारण होता है। देखिए यहाँ पे हमने एक पिक्चर भी दिखाई है आपको, यहाँ से आप और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये किस किस भाग से, किस मुख के किस अंक से, ठीक है, इसकी सहायता से किस तरह से वर्ण जो है उच्चारित होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नासिका के आधार पर, ये देखिए नाक की सहायता से, दंतमूल जो है दांत की सहायता से, ठीक है, दांत और इसके ऊपर एक और भाग से, ठीक है, इसके अलावा दांतों की सहायता से, जैसे कि ता वर्ग था, सा था, ठीक है, दांत और ओठ दोनों की सहायता से जो बोले जाते हैं, मतलब दांत और ओठ दोनों की सहायता से जो बोले जाएंगे उसे क्या कहेंगे, उसे दंतोष्ठ कहेंगे, जो कि वा था। ठीक है, होठों की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उ और पा वर्ग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा होठ और कंठ इन दोनों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कंठोस्थ वर्ण, जैसे कि ओ औ। ठीक है, इसके अलावा मूर्धा, ये इसको कहते हैं मूर्धा, जैसे मूर्धन्य मध्य भाग बोला था, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, मूर्धन्य यानी कि री वर्ड, टा वर्ग और सा आता है इसके अंतर्गत। इसके अलावा इसको पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे, तालु कहेंगे या तालव्य, तो इसके अंतर्गत ई चा वर्ग और या शा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कंठ और तालु दोनों की सहायता से जो बोले जाए वो ए होता है, और सिर्फ कंठ की सहायता से जो बोला जाए तो वो अ का वर्ग और हा होता है। ठीक है, जो हमारा पीछे छूटा होगा वो इस पिक्चर में जो है कवर भी हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ण था। उच्चारण के स्थान पर मैंने आपको दिखाया कि पिक्चर के थ्रू, ताकि आपको आगे का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में जो है हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, वो विराम चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, सो नमस्कार दोस्तों, आपको कम्युनिटी पे सारी जानकारी दी जा चुकी है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर और लिंक दिया जा चुका है।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को स्पेड ग्रुप से जोड़ें। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ से अच्छी तरीके से हो सकती है तो हमारे साथ आइए। यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, रिटन नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और पूरी तैयारी के साथ ही जब आपको ये पेपर आप जब खोलोगे तब आपको ये महसूस होगा कि हाँ, यहाँ से जो मैंने तैयारी की थी वहाँ से कितना आ चुका है, ठीक है, या आया है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में।